अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। तो आज हम लेक्चर 19 से स्टार्ट करेंगे फिजिकल केमिस्ट्री के। इसमें है सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स बहुत सिंपल है और कोई ऐसी कंप्लीट थ्योरी कॉन्स्टिट्यूट नहीं करता जो आपको नहीं समझ में आए। अच्छा, प्रॉब्लम अराइज किस पे होती है? क्लासिकल थर्मोडायनामिक्स जो है वो कनेक्ट किया जाता है स्टेट्स ऑफ इक्विलिब्रियम के और वेरियस उसके जो प्रोसेसेस इन्वॉल्व होते हैं जिससे वो कनेक्ट हो सके। दूसरा है कि एग्जैक्ट प्रोसेस जो होता है जिससे बाय विच अ सिस्टम रीचेज द फाइनल स्टेट, कौन सा प्रोसेस है जिससे फाइनल स्टेट रीच कर देता है सिस्टम इनिशियल स्टेट से, वो इमटेरियल होता है। जैसे ट्रांजिशन इंडिपेंडेंट टू पर्टिकुलर पार्ट तक है। ये थ्योरी जो है एम्फसाइज करती है कि प्रोसेस क्या है, रिवर्सिबल है, येट रियल प्रोसेस रिवर्सिबल नहीं होते। अब दो स्टेटमेंट्स होते हैं सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स। एक होता है क्लॉसियस स्टेटमेंट जिसके अंदर बोला जाता है इट इज़ इम्पॉसिबल टू कंस्ट्रक्ट अ डिवाइस दैट ऑपरेट्स इन अ साइकिल हुज सोल इफेक्ट इज टू ट्रांसफर हीट फ्रॉम कूलर बॉडी टू हॉटर बॉडी। ऐसी हम डिवाइस नहीं बना सकते जो कि उसका सोल पर्पस ये हो कि ट्रांसफ़र कर सको हीट कूलर बॉडी टू हॉटर बॉडी, ऐसा नहीं है बना सकते। एक होता है केल्विन प्लैंक स्टेटमेंट जो कहता है कि इम्पॉसिबल ऐसी डिवाइस बनाना जो ऑपरेट करे किस तरह इन अ साइकिल कि प्रोड्यूस करे कोई अदर इफेक्ट नहीं देन द परफॉर्मेंस वर्क की क्या है और एक्सचेंज ऑफ हीट की कैसी हो रही है एक सिंगल रेजर्वायर में। तो इक्विवेलेंसी इन दो स्टेटमेंट की ये हो जाती है कि इट कैन बी शोन दैट वायलेशन ऑफ फर्स्ट स्टेटमेंट लीड्स टू वायलेशन ऑफ द अदर, यानी एक स्टेटमेंट की वायलेशन दूसरे स्टेटमेंट की वायलेशन में रह जाती है, यानी ये इक्विवेलेंट है एक दूसरे के। दो स्टेटमेंट्स जो सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स के हैं हमारे पास, वो बेसिकली क्या कह रहे हैं, वो इक्विवेलेंसी दे रहे हैं एक दूसरे, दोनों आपस में एक दूसरे की स्टेटमेंट की। सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स क्या स्टेट करता है, कहता है कि जो टोटल एंट्रोपी है एक आइसोलेटेड सिस्टम की वो सिर्फ इंक्रीज होती है ओवर टाइम और वो रिमेन रहती है कांस्टेंट आइडियल केसेस में, जहाँ पे सिस्टम जो है एक स्टेडी स्टेट में यानी इक्विलिब्रियम में या फिर अंडरगो कर रहा है एक रिवर्सिबल प्रोसेस। कहते हैं कि इंक्रीज जैसे एंट्रोपी अकाउंट्स में होती है वो क्या होती है, वो इरिवर्सिबिलिटी होती है नेचुरल प्रोसेस की और एसिमेट्री मौजूद होती है उसके अंदर उसके फ्यूचर और पास्ट कंडीशंस में। एंट्रोपी जो होती है यूनिवर्स की वो इंक्रीज करती है एक स्पॉन्टेनियस प्रोसेस के थ्रू और रिमेन होता है अनचेंज। इक्विलिब्रियम प्रोसेस अगर इक्विलिब्रियम प्रोसेस है तो उसमें अनचेंज रहता है, उसमें चेंज होता है क्योंकि इक्विलिब्रियम एक स्टेट में आ जाता है। इक्विलिब्रियम प्रोसेस जो है किस तरह होता है, कॉज्ड बाय अकर बाय एडिंग और रिमूविंग एनर्जी, या ऐड करना या रिमूव करना है ये सिस्टम से, उसको आप कह देते हो कि वो एक इक्विलिब्रियम स्टेट पर रीच कर गया। अब मैथमेटिकली अगर बोला जाए तो स्पॉन्टेनियस प्रोसेस इस किस्म का दिखेगा कि डेल्टा एस जो यूनिवर्स है और डेल्टा एस सिस्टम, एक सिस्टम जो आपका आया हुआ है और उसकी सराउंडिंग जो है ऐड करो तो टोटल ये ज़ीरो से बड़ा निकलेगा। और अगर इक्विलिब्रियम प्रोसेस है तो उन दोनों को ऐड करोगे उनका जो सम होगा वो ज़ीरो के बराबर निकलेगा। अच्छा, थर्ड जो लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स है उसमें कहता है कि एंट्रोपी जो है क्या है, एंट्रोपी ऑफ अ परफेक्ट क्रिस्टलाइन सब्सटेंस इज जीरो एट एब्सोल्यूट जीरो। एब्सोल्यूट जीरो में जो एक परफेक्ट एंट्रोपी रीच होगी एक परफेक्ट क्रिस्टलाइन सब्सटेंस की वो जीरो होगी। इस लॉ का क्या है इंपॉर्टेंस, क्या है, ये अलाउ करता है हमें कैलकुलेट करना एब्सोल्यूट एंट्रोपीज सब्सटेंस के लिए, बिल्कुल एब्सोल्यूट वैल्यूज एंट्रोपी की कैलकुलेट करना अलाउ करता है। ये कहता है इट इज़ इम्पॉसिबल टू रीच अ टेम्परेचर ऑफ एब्सोल्यूट जीरो, यानी इम्पॉसिबल है ऐसा टेम्परेचर रीच करना, एब्सोल्यूट जीरो वाला जो टेम्परेचर है ना वो रीच करना इम्पॉसिबल है। केल्विन टेम्परेचर स्केल में टी इज इक्वल टू जीरो के इसको ऑफ्रेंड रेफर कर दिया जाता है कैलकुलेशन के लिए और उसको बोल दिया जाता है ये एब्सोल्यूट जीरो है। ठीक है, अब थर्ड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स मैथमेटिकली एक्सप्लेन किया जाए तो लिमिट एज लिमिट गोज टू टी गोज टू जीरो, टेम्परेचर गोज टू जीरो, एस इज इक्वल टू जीरो, ये कहा जा रहा है जहाँ पे एस का मतलब है एंट्रोपी और टी का मतलब है एब्सोल्यूट टेम्परेचर। इंपॉर्टेंस क्या है इसकी, ये आपको मदद करता है कैलकुलेट करने में थर्मोडायनामिक प्रॉपर्टीज़ और ये हेल्पफुल होता है मेजर करने में केमिकल अफिनिटी, क्योंकि इसको आप नर्नेस थ्योरम भी कहते हैं। ये एक्सप्लेन करता है बिहेवियर ऑफ सॉलिड बहुत कम टेम्परेचर पर और ये एनालाइज करने में मदद करता है केमिकल और फेज इक्विलिब्रियम को। अच्छा, ये याद रखो यहाँ पे क्या लिखा है कि अर्नेस्ट थ्योरम के तौर पे भी जाना जाता है। याद रखो जब भी आपको कोई भी टॉपिक पढ़ाया जा रहा है उसमें बोला जा रहा है कि भाई इसको फ़लाँ नाम से भी बुलाया जाता है, सेकंड थर्ड नेमिंग भी दिया हुआ है, तो सारे नाम उनके याद रखो क्योंकि एग्जाम में सिर्फ बच्चों को थोड़ा कन्फ्यूज़ करने के लिए कॉमन नेम के बजाय कि सेकंड थर्ड नाम कौन से बुलाया जा सकता है, डायरेक्ट उससे भी बोला जाता है, यानी सवाल के बजाय आए कि थर्ड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स के बजाय बोलते हैं कि अर्नेस्ट थ्योरम क्या है ये बताओ, बच्चे कंफ्यूज, तो ये थर्ड लॉ की बात कर रहा है और कुछ नहीं, ये आप ध्यान में रखना। अच्छा, लेक्चर आपका 21 थर्मोकेमिस्ट्री। थर्मोकेमिस्ट्री की डेफिनेशन क्वांटिटिव स्टडी और मैनेजमेंट ऑफ हीट और एंथैल्पी चेंज जो होता है केमिकल रिएक्शंस में उसको थर्मोकेमिस्ट्री कहा जाता है।
इसके अंदर आप हीट जो फ्लो करती है अलग अलग बाउंड्रीज के थ्रू, एक सिस्टम की बाउंड्री है उसके थ्रू जो हीट फ्लो कर रही है और उसकी वजह से एक फंडामेंटल चेंज आ रहा है प्रॉपर्टी में जो उस पूरे प्रोसेस को करेक्टराइज कर रहा है। तो आप ये सारी चीज़ थर्मोकेमिस्ट्री में स्टडी करते हो। ईजिली इसको मेजर किया जा सकता है। ये प्रोसेस जो है केमिकल रिएक्शन होता है जो कि कॉन्स्टेंट प्रेशर के टाइम कैरी आउट करा जा सकता है। तो ये प्रिडिक्ट किया जा सकता है अलग अलग एंथैल्पीज़ के अलग अलग प्रोडक्ट और उसके रिएक्टेंट्स के थ्रू। थर्मोकेमिकल इक्वेशंस जो है उसकी स्टैंडर्ड रेट्स, अगर आपको इन ऑर्डर टू डिफाइन थर्मोकेमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ अ प्रोसेस, यानी किसी भी प्रोसेस की आपने थर्मोकेमिकल प्रॉपर्टीज डिफाइन करनी है तो पहले आपको ज़रूरत है कि उसका थर्मोकेमिकल इक्वेशन लिखो जो एक्चुअली डिफाइन कर सके कि क्या चेंज हो रहा है। अब इन टर्म्स ऑफ फॉर्मूला और सब्सटेंस तो आपको उसका फिजिकल स्टेट भी पता होना चाहिए कि टेम्परेचर कितना है, प्रेशर कितना है, सॉलिड है, लिक्विड है, गैस है, क्या है। तो अगर सिंपल एग्जांपल लिया जाए तो यहाँ पे कंप्लीट थर्मोकेमिकल इक्वेशन दी गई है वेपोराइजेशन ऑफ वाटर की, यानी वेपर हो जाए वाटर तो इसका एट नॉर्मल बॉइलिंग पॉइंट H2O ये दिया हुआ है कितने केल्विन में उसका टेम्परेचर हुआ, एक एटॉमिक यूनिट थी। अब H2O बना कितने उसके ग्राम्स में रह गया, गैसीय स्टेट में चला गया। ये L लिखा हुआ है ना, ये L क्या बता रहा है, ये गैस बता रहा है। ये देखो यहाँ पे जो L बना हुआ है ये L कॉमा ये लिखा हुआ है कितना टेम्परेचर पे और ये लिखा है कितनी एटॉमिक यूनिट है इसकी, एटमॉस्फेरिक सॉरी इसका प्रेशर कितना है, एक एटम इसका प्रेशर है, ये इसका टेम्परेचर है और ये बता रहा है कि ये लिक्विड है। ये 1 लग रहा है, ये L है असल में। फिर चेंज हो गया वेपर में यानी गैस में, तो ये G हो गया, टेम्परेचर इतना था, प्रेशर इतना था इसका। ठीक है, तो ये इसका एक बेसिक थर्मोकेमिकल इक्वेशन हो गई। इसके अंदर क्वांटिटी इसकी कितनी रह गई, आप कह दोगे 40.70 इसकी क्वांटिटी वाइज रह गया। ये आप बोलोगे इस क्वांटिटी को आप बोलोगे कि ये इसकी एंथैल्पी ऑफ वेपोराइजेशन है जिसको हीट ऑफ वेपोराइजेशन भी कहा जाता है। वाटर का हीट ऑफ वेपोराइजेशन ये होता है। अच्छा, फॉलोइंग पॉइंट्स आपने दिमाग में रखने हैं जब भी आप कोई भी थर्मोकेमिकल इक्वेशन बनाओ। अच्छा, थर्मोकेमिकल इक्वेशन बनाने का आपके पास एग्जाम में आ सकता है, ज़्यादा लाइकली नहीं है लेकिन आ चुका है तो आ भी सकता है। अब ज़्यादा लाइकली इस वजह से नहीं है क्योंकि अब आपके पास चॉइस ख़त्म हो गई ना, तो बहुत टफ हो जाएगा एग्जाम। अच्छा, कोई भी थर्मोडायनामिक क्वांटिटी जैसे कि डेल्टा एच है वो एसोसिएट की जाती है एक थर्मोकेमिकल इक्वेशन के साथ जो कि हमेशा रेफर करती है एक नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ सब्सटेंस के थ्रू। ठीक है, ऐसे काउंट उसका बताते हैं। और थर्मोकेमिकल जो इक्वेशंस होती है रिएक्शन के लिए जो भी कुछ एक सोल्यूशन में हो रही है आपने स्पेसिफाई करना होता है कि कंसंट्रेशन कौन सी है, कितने डिजोल्व हुए हैं स्पीशीज और ये सारी चीज़ें। अगर आपके पास केस है डिजोल्व सब्सटेंस का तो स्टैंडर्ड रेट ऑफ सॉल्यूट जो है वो क्या है, इफेक्टिव कंसंट्रेशन, वो आपने जानना होता है जो कि इसको आप एक्टिविटी के नाम पे जानते हो। ठीक है, इफेक्टिव कंसंट्रेशन को आप कहते हो एक्टिविटी जो कि यूनिटी होती है। अच्छा, लेक्चर 22 स्टैंडर्ड एंथैल्पी फॉर्मेशन। स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन जो है कंपाउंड, एक किसी कंपाउंड का डिफाइन किस तरह करा जाता है कि हीट एसोसिएटेड कितनी है फॉर एक मोल उसका फॉर्म हो किसी भी कंपाउंड का उसके एलिमेंट में से और उनके स्टैंडर्ड स्टेट्स में से, तो वो कितना हो रहा है, तो उसकी अंदर हीट कितनी एसोसिएटेड है। जैसे एंथैल्पी चेंज बताओ केमिकल रिएक्शन का तो क्या होता है, डेल्टा एच इक्वल्स टू एच जो प्रोडक्ट्स है माइनस द रिएक्टेंट्स, इससे आपको एंथैल्पी चेंज पता चल जाता है। उसी तरह अगर रिएक्शन वाइज चीज़ में आप स्टेट करो तो वही वाटर का एग्जांपल लेते हैं, H2 प्लस हाफ O2 दोनों गैस की स्टेट में कंबाइन करा, H2O लिक्विड की स्टेट में पहुंच गया। अब जो उसका हीट है, हीट वेपर जो था वो था इसका -286 किलो जूल्स। फिर हम आर्बिट्ररी कह सकते हैं कि इसकी जो एंथैल्पी है एलिमेंट्स की वो 0 टू राइट इस तरीके से आप कर सकते हैं उनको। अगर राइट करना चाहो एंथैल्पी वाली स्टेटमेंट तो आपने ये सिग्मा HF और ये डिग्री वाला साइन लगाया, प्रोडक्ट्स माइनस, और इस तरीके से भी आप लिख सकते हो। ये डिफाइन कर देगा कि स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ वाटर, यानी इस टेम्परेचर पे जो एंथैल्पी रेट है वाटर फॉर्मेशन का वो क्या है। ठीक है, आप इस तरह लिख सकते हो। जनरली जब आप स्टैंडर्ड एंथैल्पी चेंज लिखते हो किसी भी रिएक्शन के लिए तो आप इस किस्म के फॉर्मेशन में उसको लिखोगे। ठीक है। अच्छा, थर्मोकेमिकल इक्वेशन जो है जो डिफाइन करी है H1 को वो हमेशा इस तरीके से लिखी जाएगी। उसमें आपने टेम्परेचर कहाँ पे स्टेबल है वो मेंशन करना है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर उसका कितना है, फिजिकल स्टेट क्या है, ये सारी चीज़ें आपने मेंशन करनी होती है। अगर एंथैल्पी आपने किसी गैसियस फॉर्म या एटम्स की बनानी है तो उसकी जो एलिमेंट है ना जब से आप बना रहे हो उसको आप कहोगे हीट ऑफ आइटमाइजेशन। ठीक है, अगर गैस फॉर्म्स के फॉर्मेशन से बना रहे हो। एंथैल्पी फॉर्मेशन अगर आयन डिजॉल्व हो वाटर के अंदर तो उसको एक्सप्रेस किया जाता है अलग अलग स्केल्स पे। ठीक है, जिसके अंदर एक्वस लिखा जाता है जिसको आप कह दोगे डिफाइन कर देते हो एज 0। अच्छा, हेंस लॉ और थर्मोकेमिकल कैलकुलेशंस। हेंस जो है जर्मन हेनरी हेंस, ये एक स्विस बॉर्न प्रोफेसर थे केमिस्ट्री के सेंट पीटरबर्ग रशिया में। इन्होंने फॉर्मुलेट किया अपना फेमस फार्मूला जो कि अभी हम विच ही डिस्कवर एम्पेरिकली इन 1840। एंथैल्पी ऑफ अ गिवन केमिकल
रिएक्शन इज कांस्टेंट। किसी भी केमिकल रिएक्शन की एंथैल्पी जो होती है कांस्टेंट लेवल पे होती है, रिगार्डलेस कि एक्शन हैपन कहाँ हो रहा है, पहले स्टेप पे या बहुत सारे स्टेप्स पे, यानी एक स्टेप पे हो रहा है, वन स्टेप पे हो रहा है, या फिर बहुत सारे स्टेप्स पे हो रहा है। एक और तरीका हेंस लॉ को स्टेट करने का, ये एक स्टेटमेंट है, ठीक है, ऊपर जो स्टेटमेंट दिया हुआ है कि एंथैल्पी किसी भी गिवन रिएक्शन की जो है वो कांस्टेंट है, रिगार्डलेस कि वो रिएक्शन एक स्टेप में होता है या बहुत सारे स्टेप्स में होता है। एक और तरीका है हेंस लॉ को बताने का ये कि केमिकल इक्वेशन को आप कैसे लिख सकते हो, रिटन एज सम ऑफ सेवरल केमिकल इक्वेशन के फॉर्मेशन में भी लिख सकते हो, जिसमें एंथैल्पी चेंज होगी जब अगर फर्स्ट इक्वेशन इक्वल होगी कि जो सम ऑफ एंथैल्पी चेंजेस हो रहा है ना दूसरे इक्वेशन केमिकल इक्वेशन का उसके साथ। एग्जाम्पल यहाँ पे दे दिया कि ग्रेफाइट का अगर आप लो कॉम्बिनेशन बनाओ O2 के साथ तो CO2 बन गया, ये गैसियस फॉर्म में, और इतना टेम्परेचर और परमोल्स लगा। अगर डायमंड का बनाओ तो वो भी इस तरीके का बनेगा, लेकिन इसमें टेम्परेचर का बस थोड़ा सा फर्क है। सब्ट्रैक्शन जो सेकंड रिएक्शन की हो रही है फर्स्ट में, उसको आप किस तरह लिखोगे, अब इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करोगे, सब्ट्रैक्शन करोगे तो इस तरीके से शो करोगे, वहाँ तो वैल्यूज आप माइनस कर रहे हो लेकिन इक्वेशन वाइज इस तरह करोगे। इस प्रिंसिपल को आप हेंस लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट हीट समेशन कहते हो, जो कि डायरेक्ट कॉन्सिक्वेंस है एंथैल्पी का।